अच्छा, ये दो मैप्स देखो, पहला है एंटार्क्टिका का नॉर्मल मैप और दूसरा है राडार से बनाया गया मैप, जिसमें वैज्ञानिकों को इसकी बर्फ के कई किलोमीटर नीचे 400 ऐसी अजीब चीजें मिली हैं जिनके बारे में कभी किसी ने सोचा तक नहीं था। और एक ऐसी चीज जिस तक पहुंचना चांद पर कदम रखने जैसा है। लिटरली मैं कोई हाइप क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसा मिला है जो डायनासोर्स और हमारे सोलर सिस्टम में छिपी हुई एलियन लाइफ से जुड़ा है। एंड लिटरली इसके लिए 90s में अमेरिका, रशिया और यूके के बीच में एक रेस शुरू हो गई थी, जिसमें तीनों कंट्रीज ने एंटार्क्टिका की बर्फ में कई किलोमीटर गहरी ड्रिलिंग की ताकि वो इस बर्फ में छिपे रहस्य को खोलकर एक इतिहास रच सकें। और ये एक ऐसी ड्रिलिंग थी जिसमें दो देशों की बड़ी बुरी तरह से हार हुई और सिर्फ एक को जीत मिली। और उस देश ने एंटार्क्टिका के इस डीप ड्रिलिंग में जो चीज खोज कर निकाली, उसने पूरी इंसानियत के इतिहास और विज्ञान को बदल कर रख दिया। कुछ ऐसा पता चला है जिसके दम पर वैज्ञानिक ये बोल रहे हैं कि अब अंतरिक्ष में एलियन लाइफ को ढूंढा जा सकता है, क्योंकि उनके होने के प्रूफ मिले हैं एंटार्क्टिका में छिपी हुई इस लोकेशन पर। तो आखिर ऐसा क्या मिल गया है इन साइंटिस्टों को एंटार्क्टिका में, और ऐसा क्या क्या छिपा हुआ है एंटार्क्टिका की इस बर्फ के नीचे जो हर कोई यहाँ पर ड्रिलिंग करना चाहता है, लेकिन एंटार्क्टिका में ड्रिलिंग करना लगभग इम्पॉसिबल है। बट अगर ऐसा क्यों, इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी बर्फ में ड्रिलिंग करना लगभग इम्पॉसिबल है? तो चलो आओ खोलते हैं एंटार्क्टिका से जुड़े हुए हर राज को आज के तगड़े और नॉलेजेबल वीडियो में। But some things are better left in ice. Mayday, mayday! Can anybody hear me? चौदह दिसंबर 1912 एंटार्क्टिका। टेम्परेचर है -30 डिग्री और बर्फीली तेज हवाएं चल रही हैं, जिनके बीच सफेद बर्फ की चादर पर 3 आदमी आगे बढ़ रहे हैं। ये है एक्सप्लोरर डगलस मॉसन और उनके 2 साथी निन्नीस और मर्ट्स, और ये तीनों यहाँ पर आए हैं एंटार्क्टिका का नक्शा बनाने के लिए। और ये अभी फिलहाल अपने बेस से करीब 500 किलोमीटर दूर एंटार्क्टिका की एक सुनसान जगह पर हैं। और इनमें निन्नीस जो है ना, वो सबसे पीछे चल रहा है, क्योंकि इसे एक भारी स्लेज अपने डॉग्स के साथ खींचनी पड़ रही है, जिन पर रखा है इन तीनों का खाना और इस जानलेवा माहौल में सरवाइव करने के लिए टेंट और बाकी का जरूरी सामान। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तभी अचानक से मॉसन को, मतलब इस टीम के लीडर को, एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सांसें रुक गईं, क्योंकि उनके पीछे ना स्लेज थी ना डॉग थे, और उन दोनों को साथ लेकर चलने वाला निन्नीस भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, मानो वो अचानक कहीं गायब हो गया। तभी मौसन की नजर पड़ी सफेद बर्फ पे बनी हुई एक डरावनी दरार पर, जो करीब 100 फीट से भी ज्यादा गहरी लग रही थी। इसके अंदर था डरावना अंधेरा, और सबसे बड़ी बात तो कुछ देर पहले तक ये लोग जब यहाँ से निकले थे तो यहाँ कोई दरार नहीं थी। इसका मतलब निन्नी इस दरार के अंदर समा चुका था और पॉसिबली नीचे जाकर ऊपर जा चुका था। जरा इमेजिन करो ये कितना डरावना है, जिस जमीन को तुम सख्त और सॉलिड मानकर चल रहे हो, तुम्हारे वजन की वजह से उसमें दरार पड़ जाती है और तुम उसमें मौजूद सैकड़ों फीट गहरी खाई में अंधेरे में और ठंड में समा जाते हो, और यहाँ तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता। अब मौसन ने अपनी पूरी कोशिश करी उस अंधेरी खाई में, उसने निन्नीस को कई बार आवाजें दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आई तो वहाँ नीचे से एक घायल कुत्ते की आवाज। अब यहाँ केवल निन्नी दरार में नहीं गिरा था, उसके साथ गिरी थी वो स्लेज जिसमें था सारा खाना, सारा जरूरी सामान, और उसके बिना ये लोग भी मर सकते थे बिना दरार में गिरे। लेकिन इस दरार में से स्लेज को निकालना, इसमें उतरना या फिर कुछ भी कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो अब ये लोग बिना खाने के, बिना टेंट के, बिना किसी सामान के एंटार्क्टिका की जानलेवा ठंड में अकेले खड़े हुए थे। अब ये लोग आगे बढ़ते रहे। शुरू में तो इन लोगों ने भूख से बचने के लिए अपने ही मौजूद कुछ कमजोर कुत्तों को मारकर खाया, लेकिन उनको एक बात नहीं पता थी कि कुत्ते के लीवर में इतना ज्यादा विटामिन ए होता है
है जो कि इंसान के लिए जहर बन जाता है। खैर ये बात तो किसी को भी मालूम नहीं होगी क्योंकि कुत्ता कौन ही खाता है। हाँ, चाइना के लोगों को ये बात जरूर अच्छे से पता होगी। एनीवेज, इस खाने की वजह से, मतलब कुत्ते के मीट को खाने की वजह से जो जहर उनके शरीर में फैला, उसकी वजह से जो मर्ड्स था, मतलब निन्नीस के साथ एक और जो साथी था ना, वो पागल हो गया और कुछ ही दिनों के बाद पागलपन की वजह से वो भी ऊपर चला गया। 8 जनवरी 1913 को मर्ड्स के जाने के बाद इस बर्फीले रेगिस्तान में मौसन बिल्कुल अकेला था। उसके पैरों के तलवों की चमड़ी उतर चुकी थी, पूरी स्किन अलग हो गई थी, उसका हाल भी मरने जैसा था। उसने अपनी चमड़ी को वापस अपने पैरों में पहना, फिर मोजे पहने, जूते पहने और बर्फ में चलता रहा क्योंकि वो हार नहीं मानना चाहता था। मतलब ये लाइन बोलते समय मैंने जो सीन इमेजिन किया ना, मुझे खुद गुदगुदी सी हो गई, अंदर गूज़बम्प्स से आ गए कि मतलब चमड़ी उतर गई और उसको वापस पहन लिया। और इसी हाल में वो 160 किलोमीटर चला बर्फ में, और जब वो वापस अपने बेस पर पहुंचा ना, तो उसकी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि उसकी खुद की टीम के लोग उसे नहीं पहचान पा रहे थे। अब यहाँ पर मौसन किसी तरह बच गया, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एंटार्क्टिका की जिस जानलेवा नीची छिपी दुनिया ने उसके दोस्त निन्नीस को निगल लिया था, जिसकी वजह से उसके दूसरे दोस्त मर्ड्स की जान गई थी, और वो खुद मरते मरते बचा था उस एंटार्क्टिका की वजह से, और उसकी गहराइयों में छिपी मिस्टीरियस एलियन वर्ल्ड तक पहुंचने की रेस की वजह से दुनिया के 3 ताकतवर देश एक दूसरे के आमने सामने खड़े होने वाले हैं। तो बात है 1960 की। साइंटिस्टों ने एंटार्क्टिका के ऊपर ऐसे प्लेन्स उड़ाए जिनमें एक स्पेशल राडार लगा था, और ये राडार ना बड़ा खास था, ये बर्फ के आर पार देख सकता था। जब इस राडार से मिले डेटा के बेस पर एक पिक्चर बनाई गई, तब साइंटिस्टों को पता चला कि एंटार्क्टिका की जो बर्फ की सीधी सपाट लेयर है ना, उसके नीचे सीधी सपाट जमीन बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर तो बर्फ के नीचे पहाड़ छिपे हुए थे जो हिमालयंस के बेल्ट जितने बड़े हैं। एक खाई है जो अमेरिका के ग्रैंड कैनियन से भी गहरी है, और कुछ जगह तो राडार का सिग्नल बिल्कुल ही अलग था। ये सिग्नल दिखा रहे थे एकदम फ्लैट, स्मूथ, शीशे जैसी चिकनी सतह। ऐसा लग रहा था जैसे किसी लिक्विड की सतह से राडार के सिग्नल्स टकरा रहे हों। लेकिन एंटार्क्टिका की जमी हुई बर्फ में माइनस टेम्परेचर में 4 किलोमीटर नीचे आखिर लिक्विड जैसा क्या हो सकता है। बट 1990 तक सैटेलाइट्स, रेडार और अर्थक्वेक रीडिंग, इन सारे डेटा ने मिलकर कंफर्म कर दिया कि सच में एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे पानी है, और सिर्फ एक जगह नहीं, 400 से ज्यादा ऐसे स्पॉट्स मिले, मतलब 400 सीक्रेट लेक्स। और इनमें एक लेक सबसे ज्यादा बड़ी और सबसे ज्यादा अलग थी, जिसका नाम था लेक वोस्तोक। अब तुम बोलोगे गौरव भाई, इस लेक का या इस पानी मिलने का एलियन लाइफ से क्या संबंध है, और क्या दुनिया के 3 बड़े देश इस मामूली सी लेक के चक्कर में आपस में रेस कर रहे थे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो लेक है ना, ये 1.5 करोड़ साल से बर्फ के नीचे छिपी हुई है, और सबसे खास बात ये है कि इसका जो पानी है ना, वो जमता नहीं है। और ये चमत्कार कैसे होता है, आओ समझते हैं। बेसिकली ये जो लेक्स है ना, इनके ऊपर है बर्फ की मोटी चादर जो धरती के अंदर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देती। साथ ही इस मोटी बर्फ की चादर की वजह से इन लेक्स के ऊपर रहता है नॉर्मल एटमॉस्फेयर से कई गुना ज्यादा प्रेशर, जिसकी वजह से इन लेक्स में मौजूद पानी जम ही नहीं पाता, और माइनस में टेम्परेचर होते हुए भी ये पानी लिक्विड फॉर्म में रहता है। इन शॉर्ट, नीचे अंधेरे में, ठंड में, बिना सूरज के एक पूरा समंदर मौजूद है पानी का। तो आखिर ये लिक्विड वाला समंदर जो है इतना खास क्यों है? इसलिए खास है क्योंकि ये 1.5 करोड़ साल पुराना है, और यहाँ पर मौजूद होंगे कुछ जीव, क्योंकि जहाँ पानी है वहाँ जीवन है। और 1.5 करोड़ सालों में अंधेरे में माइनस टेम्परेचर पर लिक्विड में रहने वाले जीव किस तरह से इवॉल्व हो गए होंगे, या कहूँ तो किस तरह के जीवों में वो बदल गए होंगे। साइंटिस्ट ये जानने में बहुत इंटरेस्टेड थे, क्योंकि इसी से हमें ऐसे ग्रहों पर मौजूद जीवन की खोज करने में सफलता मिल सकती थी जहां पर बहुत ज्यादा ठंड रहती है। और इस राज का पर्दाफाश करने का एक ही तरीका था, ड्रिल करो, बर्फ की दीवार को तोड़ो और अंदर चले जाओ। लेकिन ये कहने सुनने में जितना सिंपल है, उतना ही ज्यादा मुश्किल ये करने में है, क्योंकि अगर ड्रिलिंग के दौरान ऊपर वाली दुनिया का, यहाँ से हम आते हैं, एक भी बैक्टीरिया अगर इस 1.5 करोड़ साल पुरानी लेक में चला गया तो यहाँ का पूरा इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब यहाँ से एक भी कण गंदगी का नीचे नहीं जाना चाहिए लेक में, फिर भी खुदाई करनी है, ड्रिलिंग करनी है। दिस साउंड्स इम्पॉसिबल, लेकिन 3 बड़े देश ये काम करने के पीछे पागल थे। रशिया ने कहा वो ड्रिल करेगा 4 किलोमीटर गहरी सबसे बड़ी लेक वोस्तोक में, ब्रिटेन ड्रिल करेगा 3 किलोमीटर नीचे मौजूद लेक एल्सवर्थ में, और अमेरिका ड्रिल करेगा 800 मीटर नीचे मौजूद सबसे कम गहराई पर मौजूद
मौजूद लेक विलंस में 3 देश 3 लेक्स, अलग अलग गहराइयां। तो आखिर इस रेस में कौन जीता? इन तीनों देशों को खुदाई करने के बाद हाथ क्या लगा? 1970 में सोवियत साइंटिस्ट ने एंटार्क्टिका के बीचों बीच एक जगह ड्रिलिंग शुरू की जिसका नाम था वोस्तोक स्टेशन। उस वक्त उन्हें लेक के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था, तो बस वो बर्फ के अंदर से सैंपल निकाल रहे थे ये जानने के लिए कि हजारों साल पहले धरती का मौसम कैसा था। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, ड्रिल नीचे जा रही थी और बर्फ के सैंपल्स लगातार ऊपर आ रहे थे। 1000 मीटर, 2000 मीटर, 3000 मीटर, साल दर साल ड्रिल नीचे जाती रही। और फिर 1990 में जब सैटेलाइट डेटा से लेक वोस्तोक की खोज हुई तो साइंटिस्टों को एक चौंकाने वाली बात पता चली कि रशिया की ड्रिल पहले से 3100 मीटर गहरी जा चुकी है, जिससे केवल 130 मीटर नीचे ही थी लेक वोस्तोक। इसका मतलब था कि वो लोग इतना ज्यादा करीब थे कि वो बस थोड़ा सा और पुश करते तो ड्रिल करोड़ों साल से बंद उस लेक के अंदर होती। लेकिन तभी अचानक सब कुछ रोक दिया गया। ये सब इसलिए रोका गया क्योंकि एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। सोवियत यूनियन जब ड्रिल कर रहा था तो उनका जो गड्ढा होता था ना, उसमें वापस बर्फ भर जाती थी। तो उस बर्फ को रोकने के लिए उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला। वो वहां पर एक लिक्विड डालने लगे जो जमता नहीं था, केरोसिन और फ्रेऑन का मिक्सचर। अब सीधे सीधे बोले तो ये था जेट फ्यूल। और ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं था, ये था करीब 60 टन जेट फ्यूल लिक्विड फॉर्म में। अब सोचो, जैसे ही ड्रिल करके वो मशीन, मतलब ड्रिल मशीन लेक के अंदर जाती, वो पूरा लिक्विड लेक के अंदर चला जाता और 150 साल पुराने इकोसिस्टम की वाट लग जाती है। लोग सोच रहे थे कि एक भी बैक्टीरिया लेक में नहीं जाना चाहिए और यहाँ पर 60 टन जेट फ्यूल चला जाता उस लेक में। तो दुनिया भर के साइंटिस्टों ने रशिया को कहा कि भैया रुक जाओ, तुम्हारा ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड लिटरली इस चीज के ऊपर 10 साल तक बहस चली। कितना फालतू टाइम होता है ना लोगों के पास। रशिया के अपने तर्क थे, वो कह रहा था कि भाई ये जो केरोसिन है हमारे लिक्विड में, ये पानी से हल्का होता है, ये ऊपर आ जाएगा। लेकिन बाकी साइंटिस्टों का कहना था कि ये जो फ्यूल है ये ऐसी लेक में नहीं जाना चाहिए। लेकिन रशिया ने किसी की नहीं सुनी। फाइनली 2012 में उसने बोला कि मैं तो भाई छेद करने वाला हूं, और उन्होंने ड्रिल को पुश कर दिया। ड्रिल ने लेक की सतह तोड़ दी। अब ये जो लेक का पानी है ये 1.5 करोड़ साल से बर्फ के नीचे दबा था, पूरे प्रेशर में था ये, और 4 किलोमीटर मोटी बर्फ की दीवार के नीचे। जैसे ही छेद हुआ, पानी प्रेशर से इतना तेजी से रिलीज हुआ कि उससे पहले उसके ऊपर जो केरोसिन थे ना वो बाहर आ गया, एकदम हाई स्पीड फव्वारे की तरह। और करीब 30 से 40 मीटर तक एक इरप्शन की तरह शूट हुआ ये केरोसिन। जेट फ्यूल चारों तरफ बर्फ पर फैल गया। सब खुश हो गए कि भाई हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है। लेकिन यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती, यहीं से तो पूरा रायता फैला। अब जब रशिया ने इस पानी के, मतलब जो पानी फव्वारे की तरह बाहर निकला था ना, इसके सैंपल लिए, लैब में भेजे, खूब खुशियां मनाई कि हमें एक नया बैक्टीरिया मिल गया है, कुछ नई खोज हो गई है। बाद में पता चला वो बैक्टीरिया केरोसिन में ही था। मतलब इनके जितने सैंपल थे ना वो सब कंटेमिनेटेड हो गए थे। इनका तरीका एक्चुअली में गलत था। इनको जो रोका जा रहा था ना, सही रीजन से रोका जा रहा था। तो इनकी, मतलब रशिया वालों की सारी मेहनत पे, दशकों की मेहनत पे, इतना पैसा खर्च किया, इतनी टेक्नोलॉजी लगाई, सब गुड़ गोबर हो गया। लेकिन इनसे भी ज्यादा दुख भरी कहानी तो ब्रिटेन वालों की है। ब्रिटेन वालों ने प्लानिंग में 16 साल लगाए और $12 मिलियन का बजट। उन्होंने की हॉट वाटर ड्रिलिंग, मतलब गर्म पानी डालेंगे हम केरोसिन की जगह, और उस पानी को भी हम बढ़िया पूरा क्लीन करेंगे, फिल्टर विल्टर कर देंगे ताकि एक भी बैक्टीरिया सैंपल को कंटेमिनेट ना करे। मतलब ये था रशिया से 100 गुना साफ तरीका। अब प्लान ये था कि 2 होल्स बनाओ, बर्फ में पहला होल 300 मीटर तक ले जाओ, वहां पानी का एक पॉकेट बनाओ, फिर दूसरा मेन होल बनाओ, वहां पर भी 300 मीटर पर उसको पॉकेट से जोड़ो। इस कनेक्शन से पानी ऊपर नीचे घूमता रहेगा और फिर मेन होल को 3 किलोमीटर तक ले जाकर लेक में घुसाओ। तो 16 साल पुराना ये प्लान बड़ा सोच समझ कर बनाया गया था। ब्रिटेन वाले खुश थे कि भाई हम तो इस बार जंग जीत लेंगे। लेकिन कहते हैं ना, एंटार्क्टिका को किसी का प्लान की कोई परवाह नहीं होती। दिसंबर 2012 को ब्रिटिश टीम एंटार्क्टिका पहुंची, काम शुरू हुआ। पहला होल 300 मीटर तक हो गया, पॉकेट बनी। दूसरा मेन होल 300 मीटर तक हो गया। अब बस एक काम बचा था, दोनों होल्स को 300 मीटर की गहराई पे आपस में जोड़ना। मात्र 2 मीटर का फासला बचा हुआ था, लेकिन वो 2 मीटर काटे नहीं कट रहे थे। टीम ने लगातार कोशिश की, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, ना कोई सोया ना कोई रुका। 24 दिसंबर क्रिसमस की ईव तक आ गई और जब
किसी ने फ्यूल टैंक चेक किया तो पता चला कि इन 40 घंटों में वो 2 मीटर की खुदाई करने के चक्कर में इतना ज्यादा फ्यूल जला दिया था इन लोगों ने कि अब अगर ये दोनों कमरों को जोड़ भी दें तो भी असली गहराई तक पहुंचने के लिए इनके पास फ्यूल ही नहीं बचा। मतलब इनका पूरा प्लान फेल हो गया और 25 दिसंबर 2012 को ब्रिटेन ने इस पूरे के पूरे मिशन को कैंसिल कर दिया। बोला कि भैया हो गया जो होना था, अब वापस आ जाओ। $12 मिलियन 16 साल की प्लानिंग डूब गई 2 मीटर के गैप की वजह से। और अमेरिका भी कोई कम नहीं था। इसका नाम था विजार्ड। इसमें 13 साइंटिस्ट थे। एक नासा की स्पेस साइंस प्रोग्राम की टीम शामिल थी। 8 अलग अलग यूनिवर्सिटी से आए बड़े बड़े साइंटिस्ट। इन सबका टारगेट एक था, वेस्ट एंटार्क्टिका में 800 मीटर बर्फ के नीचे मौजूद इस लेक तक सबसे साफ तरीके से पहुंचना और बाकी देशों को दिखा देना कि अमेरिका इज बेस्ट। इसके लिए उन्होंने सबसे साफ तरीका निकाला। इन लोगों ने सफाई का वो लेवल मेंटेन किया जो नासा वाले करते थे। हर इक्विपमेंट को हाइड्रोजन पेरोक्साइड में साफ किया, सील्ड बैग में बंद किया, ड्रिलिंग का पानी कई फिल्टर से गुजारा, यूवी लाइट से हर बैक्टीरिया को मारा और फाइनली 21 दिसंबर 2013 को जो ड्रिलिंग शुरू हुई थी वो सक्सेसफुल हुई। ड्रिल लेक के अंदर चला गया और अमेरिका वालों ने वो कर दिखाया जो बाकी दो देश नहीं कर पाए। अंदर का नजारा एकदम अलग था, दूसरी दुनिया जैसा। साफ पानी, कोई हलचल नहीं, कोई रोशनी नहीं, शायद करोड़ों साल से वहाँ कुछ हिला तक नहीं था। और उसके बाद निकाला गया यहाँ से पानी का सैंपल जो कि दुनिया में पहली बार माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया जांच करने के लिए। एक बिना कंटेमिनेट किया गया प्योर सैंपल। और उस सैंपल में मिला कुछ जिंदा, एक बैक्टीरिया और आर्किया नाम से एक छोटा जीव, वो भी -0.5 डिग्री में अंधेरे में बाकी दुनिया से हजारों करोड़ों साल से कटा हुआ। और इस जीव के जिंदा मिलने का मतलब पता है क्या था? कि बाकी के जो ग्रह हैं जहाँ पर माइनस में टेम्परेचर होता है वहां पर भी इस तरह से जीवन मौजूद हो सकता है। लेकिन आखिर ये जीव बिना सूरज के जिंदा कैसे थे? ये जीव सूरज से एनर्जी ले ही नहीं रहे थे क्योंकि वहां तक सूरज की रोशनी पहुंच ही नहीं पाती जहां पर ये जीव मौजूद थे। वहां पर चट्टानों से निकलती थी मीथेन गैस और ये उस गैस का इस्तेमाल करते थे। ये उस गैस को खाकर एनर्जी बना रहे थे, बिना सूरज, बिना ताजी हवा, बस गैस खाओ और जिंदा रहो। और वैज्ञानिकों ने जांच में पाया कि इन जीवों में से कई तो डायनासोर्स के टाइम से भी ज्यादा पुराने हैं। और उसके बाद इस रिसर्च से ये पता चला कि बर्फ के कई किलोमीटर नीचे ये सारी चीजें पहुंची कैसे, क्योंकि एक टाइम पर एंटार्क्टिका हमेशा से बर्फ से ढका नहीं था। यहाँ पर नॉर्मल लाइफ चला करती थी, जंगल थे, पहाड़ थी, नदियां थी, जीवित लोग थे, मतलब जीव जंतु थे। और अभी जो मिल रहा है ना वो उस पुरानी बची खुची दुनिया की निशानी है जो करोड़ों साल से अकेली जिंदा रहने की कोशिश कर रही है। और यहाँ से कहानी में आता है ट्विस्ट। कहानी यहाँ से चली जाती है जुपिटर के एक चांद, यूरोपा और सैटर्न के एक चांद पर जिसका नाम है एनसेडलस। इन दोनों पर बर्फ की मोटी परत है और इसके नीचे है पानी का समंदर, बिल्कुल वैसा जैसा कि एंटार्क्टिका के नीचे था। और नासा के साइंटिस्टों का कहना है कि विजार्ड ने जिस तरीके से साफ ड्रिलिंग बिना गंदगी के सैंपल निकाला था वही तरीका यूरोपा और एनसेडलस के बर्फ के चादर को तोड़ने के काम आएगा। मतलब ये जो कुछ भी हुआ था ना एंटार्क्टिका में, ये एक रिहर्सल था। और अब इन दोनों जगहों से, मतलब यूरोपा से और एनसेडलस से जीवन की खोज की जाएगी। सबसे अकेली जगह पर जिंदगी मिलने की संभावनाएं ढूंढी जाएंगी। और तुम खुद सोचोगे ये तो केवल एक लेक की कहानी थी। एंटार्क्टिका में ऐसी 400 लेक्स हैं और इन 400 लेक्स में क्या क्या छिपा मिल सकता है, ये सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाला है। तुम खुद सोच कर देखो ना, जब सिर्फ एक लेक में इतना कुछ मिला तो बाकी लेक्स में क्या क्या छिपा हो सकता है।